सो बच्चों, आज सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज पहले बतानी है बिफोर वी स्टार्ट विद दिस। आज मेरे चैनल पे दिस वुड बी द 600th वीडियो। 599 कल तक हो चुके थे, आज ये 600वां वीडियो है। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नया बताऊंगा, देन पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक, शेयर, स्टॉक मार्केट ये सब होता क्या है। तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आपके अंदर आ जाएगी तब आप इन बातों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में, एंड द हेडिंग वुड गो लाइक दिस: थ्योरी ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन ओब्लिक क्रिएशन। कैसे बिजनेस क्रिएट होता है या कैसे बिजनेस एक्सपैंड होता है, ये चीज आपको आज समझनी है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल विल अंडरस्टैंड कि हम कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं और इस बिजनेस को एक्सपैंड करने की हमें जरूरत क्या पड़ती है। टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि किसी जमाने में, आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आप एक लौते पर्सन थे जिसने सोचा कि भाई पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट हो गई है, कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं। तो यू स्टार्टेड अ बिजनेस, बिकॉज दिस बिजनेस इज बीइंग रन बाय वन सोल ओनर ओनली। पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगा, जिसे आप कैपिटल बोलते हैं, विल बी डन बाय वन पर्सन, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कंप्लीट सीक्रेसी वुड बी देयर। जितना भी प्रॉफिट होगा सारा का सारा आपको मिलेगा और कोई प्रॉफिट लेने के लिए नहीं होगा। ऑल द डिसीजंस विल बी इन योर हैंड्स ओनली। तो सारी की सारी पावर भी आपके पास ही होगी। दिस टाइप ऑफ बिजनेस चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में ऐसी बातों का जिक्र किया होगा। आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स कॉमर्स के नाम पे पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे बिजनेस स्टडीज के नाम पे पढ़ते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आपने चलाया, एंड टेक एन एग्जांपल, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आपका है, यू डिड दिस फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 8 years। देयर आफ्टर आपको लगा व्हाई नॉट एक्सपैंड दिस बिजनेस। बट एक्सपेंशन के नाम पे आपके सामने दो प्रॉब्लम्स आ गई। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम इज कहां से और पैसा आएगा, एंड हाउ दिस वुड बी मैनेज्ड। तो आपने सोचा कि भाई पैसे की भी शॉर्टेज है और मैनेजमेंट की भी शॉर्टेज है, तो हमको किसी और इंसान को अपने साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा। आपको याद आ गए अपने स्कूल के कुछ दोस्त यार, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, बट आपने कहा कैसे भी थे, इंटेलिजेंट तो थे ही थे। इंटेलिजेंट थोड़े कम भी हो ज्यादा भी हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपको कम से कम इन लोगों से एटलीस्ट पैसे मिल जाएंगे। सो यू जॉइंट हैंड्स विद दीज पीपल। एक का नाम था सो कॉल्ड मिस्टर बी, एक का काम था नाम था मिस्टर सी। आपने इनसे बोला कि भाई मेरे साथ बिजनेस कर लो, जो भी पैसा कमाएंगे आपस में मिल बांट के सारे के सारे तीनों के तीनों लोग शेयर कर लेंगे। उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग होगी वो सबके पास होगी, और बिजनेस लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो करेगा, तरक्की करेंगे, सब लोग करेंगे, मैं भी करूंगा, तुम लोग भी करोगे। ये मिस्टर बी और सी आपकी बात पे राजी हो गए और आपका बिजनेस सो कॉल्ड एक्सपैंड कर गया, एंड दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नाउ नेम्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? पार्टनरशिप बिजनेस। इतनी कहानी मेरी जुबानी सबको समझ में आ गई? इज दैट अंडरस्टूड? तो ये छोटा सा एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में अपडेट कर लें, चाहे तो अपनी वर्कबुक में ही अपडेट कर लें, तब मैं आगे चलता हूं। एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक चीज और क्लियर होनी चाहिए। कभी ये मत सोचिएगा दैट स्टार्टिंग में आपको बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर ही करना है तब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली एज अ पार्टनरशिप ऑल्सो, बट उसके लिए मिनिमम यू शुड बी हैविंग 2 persons एटलीस्ट। 2 से कम में पार्टनरशिप नहीं हो सकता। सर मैं और मेरी तन्हाई,
आपस में बातें कर सकते हैं बट पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते। दो नेचुरल पर्सन्स कम से कम होने चाहिए, दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, व्हाट इट क्लियर, बस लीगल रिलेशन उनके बीच में होना चाहिए। तो आप सोल प्रोप्राइटर सेटअप करके एक्सपैंड कर सकते हैं पार्टनरशिप में, या सेटअप ही पार्टनरशिप कर सकते हैं, बोथ आर अलाउड एज पर लॉ। चलो भाई, सो बच्चों इन दोनों बिजनेसेस में सिमिलरिटी क्या है? इफ बिजनेस सफर्स एनी लॉस, इस इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर की घर की प्रॉपर्टी भी पूरी की पूरी बिक जाएगी। सिमिलरली पार्टनरशिप बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है बच्चों, तो मिस्टर बी और सी के साथ ये जो पार्टनर तीनों हैं, तीनों की पर्सनल प्रॉपर्टी बिक सकती है। बट नाउअडेज वी हैव स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप। आई रिपीट चिल्ड्रन, नाउअडेज वी हैव स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। In my example, we had 3 partners, A, B and C. हो सकता है C को एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाए कि तुम्हारा लॉस सिर्फ उतना ही होगा जितना तुमने मनी इन्वेस्ट किया है, तुमको उससे ज्यादा लॉस झेलने की जरूरत नहीं है। Whereas बाकी जो भी लॉस होगा वो A और B शेयर करेंगे। इन दैट केस अगर लॉस बहुत ज्यादा होता है तो A और B की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, बट कौन बचा रहेगा? सी। ऐसे पार्टनरशिप को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये इंडिया में रिसेंटली 15-16 साल पहले आया है, 2008-9 के कानून में आया था। उसके पहले इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जैसा कुछ भी नहीं था। खैर आगे चलते हैं। अब ए, बी और सी ने सोचा कि भाई बिजनेस को और बढ़ाया जाए, और बढ़ाया जाए, फर्दर एक्सपेंशन की जरूरत है। तो इस फर्दर एक्सपेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एज सेड वी नीड मोर फंड्स। अब मोर फंड्स कहां से आएंगे भाई? लाखों का बिजनेस इज नाउ टू बी एक्सपेंडेड टू करोड़ ऑफ रुपीज। अब बहुत ज्यादा पैसा तो 2-4-5 लोग दे नहीं पाएंगे, इसलिए आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। और जब बहुत पैसा चाहिए तो बिजनेस भी बच्चों बहुत बड़ा हो जाता है फिर, और फिर उस बिजनेस में सो कॉल्ड गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, गवर्नमेंट के ढेर सारे रेगुलेशंस आ जाते हैं। बिजनेस में डेफिनेटली पैसे तो आपके पास बहुत आएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट यू आर बाउंड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ह्यूज फंड्स वुड बी देयर, ढेर सारे लोग होंगे, तो बच्चों इन ढेर सारे लोगों के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। अब यहां पे सिंपली स्पीकिंग हम आपको 2 एग्जांपल्स देंगे। मिनिमम आप अपने बिजनेस में 2 लोगों को रखिए और मैक्सिमम 50 को रख लीजिए। This type of business is called as a private limited company. I repeat, known as what? Private limited company. But minimum if there are 7 persons and maximum there is no limit बच्चों, तो आप प्राइवेट ना बोल के इसे क्या बोल देते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और इन दोनों बिजनेसेस को हम एक कॉमन नेम से भी आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ व्हाट इज नेम्ड एज चिल्ड्रन? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जहां पे जॉइंट शब्द का मतलब होता है मेनी पीपल आर देयर, कॉमन पर्पस के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करने वाले लोग। तो जॉइंट वर्ड सिंपली रिफ्लेक्ट्स द so called cooperation of this public. सर स्टॉक शब्द का क्या मतलब हुआ बच्चों? स्टॉक शब्द का यहां पे मतलब होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। आई रिपीट चिल्ड्रन, स्टॉक शब्द का यहां पे मतलब होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। तो सर कैपिटल कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे? जितने लोग ओनर बनेंगे वो सारे के सारे लोग क्या इन्वेस्ट करेंगे? कैपिटल। And sir, what is the meaning of this word company? The word company simply resembles what is known as a group. I repeat, children, the word company represents a group. So this is the simple meaning of the text, what is named as, children, joint stock company. So joint means these many people, stock means पूरा का पूरा कैपिटल, जिससे थोड़ी देर में शेयर वर्ड बोलने लग जाएंगे, और कंपनी का मतलब है ग्रुप इन लोगों का। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले रेंगना सीखना है, फिर चलना सीखेंगे, फिर मैराथन दौड़ेंगे। नो, आप फर्स्ट डे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं,
First day you can set up partnership also, and you can directly set up a joint stock company, provided the governmental rules are satisfied. जो सरकारी नियम कायदे कानून है आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, आपको 2-4 हजार लोग मिल जाते हैं पैसा कंट्रीब्यूट करने वाले, आप एक बढ़िया सा नाम हम सोच लीजिए, कुछ कागजी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, गवर्नमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करिए एंड सेटअप व्हाट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिकॉज ढेर सारे लोग हैं, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू 50, तो आपके बिजनेस को नाम दिया जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बट अगर 50 से कम है, दोस्त यार हैं, बाहरी लोगों से आपका कोई कॉन्टैक्ट कनेक्ट नहीं है, देन इट इज अ प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, सर हमारी कॉलोनी में एक अंकल हैं, उनके बिजनेस में 32 पीपल आर देयर, जो सो कॉल्ड सुबह नौकरी पे आते हैं, शाम को चले जाते हैं। सॉरी, ये ओनर्स नहीं है, ओनर वो होते हैं हु कंट्रीब्यूट मनी इन द कैपिटल। ये तो नौकर होगा, हम नौकर की बात नहीं कर रहे हैं। जब हमने नंबरिंग की 2 to 50, 7 to infinite, minimum 1 और 2-3 people, they all are the owners basically, all are the owners who contribute capital। तो अगर आपके अंकल के बिजनेस में 32 पीपल आर देयर, आई रिपीट 32, बट ये 32 में 31 नौकर हैं एंड अंकल इज द ओनली ओनर, द बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटर। सर ये पार्टनरशिप हो सकता है? यस। पुराने जमाने में पार्टनरशिप में बोला जाता था मिनिमम टू मैक्सिमम की लिमिट चिल्ड्रन 10 या 20 होती थी, बट अब पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम देयर कैन बी इवन 100, बट हमको लिमिट 50 बताई जाती है। Got it? तो सर ये 32 वाले को क्या बोलेंगे? अब सिंपली 32 आर देयर, तो नोबडी कैन से कि ये क्या है, आपको इनके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो आप जिस घर में रह रहे हैं, नोबडी कैन से इट बिलोंग्स टू हुम, हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, उस पे दादाजी का नाम है, पापा का नाम है कि आपका नाम है। तो रहते तो सब लोग है घर पे, अगर दादाजी का नाम है तो ओनरशिप दादाजी के पास है, पापा का नाम है तो ओनरशिप पापा के पास है, आपका नाम है तो ओनरशिप आपके पास है। सर फर्क क्या पड़ता है? भाई बहुत फर्क पड़ता है। दादाजी के पास है तो सबको घर से बाहर निकाल सकते हैं खराब हरकतों पे, पापा के पास है तो हो सकता है पापा ने प्रॉपर्टी बेचने का प्लान किया हो, आपके पास है हो सकता है आप मेरे को गिफ्ट कर दें उसको। तो लीगल डिसीजन वही ले सकता है जो ओनर होगा, दूसरे लोग लीगल डिसीजन नहीं ले सकते। तो 32 में अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या लिमिटेड लाइबिलिटी पे रजिस्टर्ड हैं, इट कुड बी अ पार्टनरशिप। If we are registered as a private company, we could be a private limited company. If we are registered as a public company, we are called as a public company. सर नाम देख के पता चलता है? हाँ, कभी कभी नाम देख के पता लगता है। कैसे सर? ABC and Sons, ABC and Company, ABC and Brothers। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है लोगों के सामने, और हमारे बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जब वो कंपनी वर्ड देखते हैं ना, दे थिंक दैट इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नो चिल्ड्रन, कोई भी बिजनेस अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी होगा, द नेम शुड एंड विद प्राइवेट लिमिटेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, आई रिपीट, द नेम शुड एंड विद प्राइवेट लिमिटेड और सिंपली लिमिटेड। तो अगर मैं आपके सामने लिखूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। बट इफ आई से रिलायंस एंटरप्राइजेस, सॉरी, इट इज नॉट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट कुड बी सोल प्रोप्राइटरशिप, इट कुड बी पार्टनरशिप। बट इफ इट इज रिलायंस एंड कंपनी, इट कुड बी पार्टनरशिप। सर ऐसा हो सकता है रिलायंस एंड कंपनी लिमिटेड? हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ चिल्ड्रन तो इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कैसे पता लगेगा? रिलायंस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड का नाम हमेशा प्राइवेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा बच्चों। तो आपने सुना होगा सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट्स अ पब्लिक कंपनी। सर हमने तो सुना था प्राइवेट कंपनी होती है। अगेन यहां पे भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। भारत संचार निगम लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा। विदेश संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारी की सारी बच्चों
पब्लिक कंपनीज हैं। आई रिपीट, दे ऑल आर, आई रिपीट चिल्ड्रन, दे ऑल आर कॉल्ड एज पब्लिक कंपनीज। बट स्टोरी में ट्विस्ट कहां पे चला आता है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग सुपर होनी चाहिए। बीएसएनएल, एमटीएनएल, वीएसएनएल, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, दे आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टाटा मोटर्स लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनमें गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस बच्चों जरूर लागू होता है, बट कंट्रोल गवर्नमेंट का नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। इनके डिसीजंस खुद होते हैं, क्या बिजनेस करना है, कब करना है, वगैरह वगैरह। सो दे बिलोंग टू व्हाट इज नेम्ड एज पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बट दे बिलोंग टू व्हाट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। और सर ये जो आप सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल रहे थे, जो आप सर अभी थोड़ी देर में बोलेंगे, टाइटल्ड एज यम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? ये सारी की सारी अगर मैं कंपनीज की भाषा में आपको ज्ञान दूं बच्चों, तो दे आर ऑल कॉल्ड एज प्राइवेट कंपनीज। सर इनका सेक्टर क्या होगा? इनका सेक्टर हमेशा प्राइवेट ही रहता है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे देश में बच्चों को होता है। अभी एक ब्रह्मास्त्र भी दे दूंगा आपको। तो प्राइवेट कंपनी विल ऑलवेज एंड ओनली बिलोंग टू प्राइवेट सेक्टर। बट ये जो पब्लिक कंपनियां होती है ना बच्चों, ये पब्लिक सेक्टर को भी बिलोंग करती हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी बिलोंग करती हैं। सर ये यम फूड्स क्या है? इंडिया में मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइज इसी के पास है बच्चों। ये गए थे किसी जमाने में यूएस, और वहां से बातचीत करके इंडिया में मैकडोनल्ड्स को प्रमोट करने का अग्रीमेंट करके चले आए। गॉट इट? तो जिस कंपनी का शेयर बाजार में बाय सेल होता है, व्हाट इज अ शेयर, अगले 3 मिनट में आपको बता दूंगा मैं। जिस कंपनी का शेयर बाजार में बाय सेल होता है, दैट कंपनी इज नोन एज अ पब्लिक कंपनी। गॉट इट क्लियर? जिसके नाम में पब्लिक लिमिटेड या सिंपली लिमिटेड वर्ड आ जाए, इट इज अ पब्लिक कंपनी। गॉट इट? अगर कोई आपका और मेरे जैसा उसको कंट्रोल कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो इट इज पब्लिक सेक्टर। समझ में आ गया? तो प्राइवेट कंपनी में बच्चों और प्राइवेट सेक्टर में बहुत फर्क होता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट कंपनी तो होती है, एज वेल एज पब्लिक कंपनी भी होती है। डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो डेल के लैपटॉप बेचते हैं इंडिया में, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, सेक्टर भी प्राइवेट है। विप्रो, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनीज हैं। सर ये क्या हुआ? पब्लिक कंपनी इसलिए क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैपिटल में पब्लिक ने किया हुआ है। आई रिपीट, कंट्रीब्यूशन कैपिटल के अंदर पब्लिक ने किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी जमाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया। एट दैट टाइम इट वाज अ गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी। विच कंपनी? गवर्नमेंट सेक्टर। कुछ दिन बाद आपके पापा को उन्होंने बोला 1 लाख रुपए लगाएंगे भाई साहब। पापा कह रहे हैं हाँ लगाएंगे। पापा का कंट्रीब्यूशन हो गया, मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो गया, आपका भी कंट्रीब्यूशन हो गया। तो आज एसबीआई जब साल भर बिजनेस करता है तो हमें भी प्रॉफिट देता है, आपके पापा को भी प्रॉफिट देता है, भारत सरकार को भी देता है। तो एसबीआई इज अ पब्लिक कंपनी। एसबीआई का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आप बोलेंगे सर एसबीआई तो बैंक है, तमीज से थोड़ा सा। एसबीआई इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिजनेस बैंकिंग का करते हैं, बिजनेस बैंकिंग का करते हैं। सर एयरटेल क्या है? इट्स ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। जहां पे भी पब्लिक का पैसा लग गया वो पब्लिक कंपनी हो गई। समझ में आ गया? बट क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है तो वी कॉल इट एज प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक कंपनी में पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, बट प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही होता है। बच्चों आपने एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है? एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है? पूरा नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। क्या नाम है पूरा? एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। सर ये क्या है? एचडीएफसी बैंक में आपके पापा ने भी पैसा लगाया हुआ है। हाँ सर हमारे पापा का अकाउंट है। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं। आपके पापा ने इनके कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी जब हो रहे थे, कैपिटल जब इकट्ठी हो रही थी, तो आपके पापा ने ही पैसा लगाया था। योर फादर इज वन ऑफ द ओनर्स। अरे वाह सर, आज तो इज्जत बढ़ गई सर घर वालों की हमारी नजरों में।
ओनर हैं, बट इतने बड़े ओनर नहीं हैं कि बिजनेस के डिसीजंस ले पाए। सर वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बता दूंगा क्या करना पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इज ऑल्सो अ चिल्ड्रन पब्लिक कंपनी बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर, बट एसबीआई जो है दैट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन यहां गवर्नमेंट ने किया हुआ है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी 50+50- चलता है, 51% से ज्यादा या 51% से कम। तो सेक्टर और कंपनी में डिफरेंस सबको समझ में आ गया आज? पक्का। आज तक लोग यही सोचते होंगे कि टाटा इज अ प्राइवेट कंपनी, रिलायंस इज अ प्राइवेट कंपनी। नो 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 नो, अगर प्राइवेट होता तो उनका शेयर बाजार में कैसे आता? प्राइवेट सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की है, कंपनी पब्लिक है। तो कंट्रीब्यूशन लोगों का है तो पब्लिक कंपनी, लोगों का नहीं है, दोस्तों यारों का है। सर वो भी तो लोग हुए, बट ढेर सारे नहीं है ना, आपस के लोग हैं, तो इट्स अ प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, ये कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। कंट्रोल कौन करेगा? सर्टेन इंडिविजुअल्स, तो प्राइवेट सेक्टर, एनीबडी कैन डू इट, तो पब्लिक सेक्टर। तो भारत संचार निगम लिमिटेड में मान लीजिए 50% का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का है, तो इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। उसका जो एमडी होगा, सीईओ होगा, कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ मुकेश अंबानी हो सकते हैं, वो आपको रिक्रूट कर सकते हैं, मेरे को सीईओ बना सकते हैं, किसी को बना सकते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कंट्रोलिंग में नहीं होता है, तो इट इज प्राइवेट कंपनी, सॉरी प्राइवेट सेक्टर कंपनी। समझ में आ गई बात है? तो ये मेहंदी सजा लीजिए जरा अपनी वर्कबुक में, कॉपी में। एक एग्जाम्पल और लेता हूं बच्चों। लोगों ने आईआरसीटीसी का नाम सुना होगा बच्चों। हाँ सर, रेलवे का टिकट बुक कराते हैं, एयरप्लेन का भी टिकट बुक होता है, आजकल तो सर इनके एप्लीकेशन और वेबसाइट पे होटल का स्टे भी बुक हो जाता है। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसी जमाने में इसका होल सोल कंट्रोल इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में था। एट दैट टाइम इट वाज अ कॉर्पोरेशन। व्हाट? सर कॉर्पोरेशन और कंपनी में क्या फर्क होता है? कॉर्पोरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्टर इनके सो कॉल्ड दादाजी हुआ करते थे, सारे डिसीजंस वही लेते थे। रेलवे मिनिस्ट्री डिसाइड करती थी किसको नौकरी देनी है, कितनी तनख्वाह देनी है, कोई इंटरफेरेंस किसी और का नहीं था। बट गवर्नमेंट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों पता है क्या लगने लग गया? ये बोझ बन रहे हैं हमारे ऊपर, इनकी कमाई बहुत ज्यादा है नहीं, बट यहाँ पे ऑफिसर्स को सैलरी तनख्वाह बहुत देनी पड़ती है, तो भाई इसको सो कॉल्ड हटा दो, डाइवोर्स दे दो। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि बंद करेंगे तो कितने घरों के चूल्हे सो कॉल्ड जलने बंद हो जाएंगे। इस पूरे बिजनेस में मान लेते हैं बच्चों 400 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, हाउ मेनी करोड़? 400 करोड़। गवर्नमेंट ने इस कंट्रीब्यूशन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, और एक टुकड़ा कितने रुपए का हुआ? 10 रुपए का। आपके पापा ने 100 टुकड़े खरीद लिए, मैंने 50 टुकड़े खरीद लिए, आपने 20 टुकड़े खरीद लिए, छोटे छोटे पार्ट्स हमने खरीद लिए। वी ऑल हैपन टू कंट्रीब्यूट। 400 करोड़ रुपए पब्लिक का इसके अंदर लग गया, गवर्नमेंट ने 400 करोड़ अपनी जेब में डाले, पब्लिक को मालिक बना दिया और कट ली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट निकल ली। तो सर हु इज गोइंग टू कंट्रोल दिस? सीनियर आईएएस ऑफिसर, सीनियर सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कुछ दिन के लिए इसकी कमान संभालने को दे दिया जाएगा। एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजंस लेंगे, उसके बाद आने वाले टाइम में जब वो सीनियर ऑफिशियल रिटायर होगा, किसी दूसरे पढ़े लिखे को यहाँ का सीनियर बना देंगे। गॉट इट क्लियर? तो पहले ये कॉर्पोरेशन थी, सरकार ने अपने पैसे आपसे लिए और निकल ली सरकार। अब ये बन गई एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या बन गई? एंड नाउ इट इज अ पब्लिक कंपनी बिकॉज आपके पापा का, आपका, मेरे जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो नाउ इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी बिकॉज मैक्सिमम कंट्रोल आज भी गवर्नमेंट का है। किसी जमाने में ये कंपनी थी ही नहीं, इट वॉज अ कॉर्पोरेशन, बट नाउ इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिकॉज पब्लिक का पैसा लगा इसके अंदर। समझ में आई बात कि नहीं? तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एक अलग स्टोरी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल चलती है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी इज अ डिफरेंट स्टोरी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन चलती है। यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई? अपडेटेड एवरीबडी? बी क्विक टू दिस। और एक ब्रह्मास्त्र ले लीजिए, हमेशा काम आएगा। हर वो कंपनी जिसका शेयर बाजार में है, जिसका शेयर बाजार में बाय सेल होता है,
इट्स अ काम खत्म। और जिसका शेयर है ही नहीं बाजार में, प्राइवेट हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर पब्लिक कंपनी अपना शेयर बेचे बाजार में। हो सकता है बेचे, हो सकता है ना बेचे, बट मेजोरिटी केसेस में वो शेयर बेचते ही बेचते हैं। नहीं तो हम आप क्यों पैसा लगाएंगे उसमें। कॉपी फास्ट चलन, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये शेयर क्या होता है। तो भैया हम आगे चलते हैं, अपनी कंपनी को एक नाम दे देते हैं। और हमारी कंपनी का नाम क्या होगा? हमारी कंपनी का नाम हो जाएगा FESM लिमिटेड। क्या हो जाएगा बच्चों हमारी कंपनी का नाम? FESM लिमिटेड। तो अब आप मेरे को देख के ये बताएंगे, डज द नेम कॉन्स्टिट्यूट द वर्ड प्राइवेट इन इट? नो। तो बच्चों ये कौन सी कंपनी हो गई? इट्स अ पब्लिक कंपनी। खोपड़े में बात गई। अगर 51% या उससे ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कंट्रोल्ड बाय योगी जी ने लगाया है, तो आप इसे बोलेंगे दैट कंपनी बिलोंग्स टू, नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, अब तो थोड़े बड़े हो गए आप लोग, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। अगर 51% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने लगाया है, सेंट्रल या स्टेट, तो आप इसे बोल सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज चिल्ड्रन। आप इसे बोल सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर। दोनों चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं बोलूं कि 51% और मोर मनी इज contributed by the general public, I repeat, by the general public, and 49% is contributed by me and my relatives, by me and my relatives, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन बच्चों किसका है? पब्लिक का है ना। किसका है? पब्लिक का है। बट इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकेले मेरा कंट्रीब्यूशन 27% का है, और इंडिविजुअली इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी ने नहीं किया। इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी ने नहीं किया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पब्लिक का है, सिर्फ मेरा नहीं है, तो इट्स अ पब्लिक कंपनी। बिकॉज कंट्रोल मैं ही करूंगा, या मैं जिसको चाहूंगा वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है चिल्ड्रन इसमें। तो हम इसे बोलेंगे दैट इट बिलोंग्स टू व्हाट चिल्ड्रन? प्राइवेट सेक्टर। बट इन ऑल केसेस, आई रिपीट चिल्ड्रन, इन ऑल केसेस इट इज अ पब्लिक कंपनी। हर केस में रहेगी ये पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है यहां पे। सिर्फ मेरा, मेरे दोस्तों यारों का, रिश्तेदारों का 50 लोगों तक का कंट्रीब्यूशन होता, तो हम इसे पब्लिक की जगह क्या बोल देते? प्राइवेट कंपनी। तो कंट्रोल के बेसिस पे प्राइवेट, पब्लिक या गवर्नमेंट बनता है। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे सिर्फ दोस्तों यारों का 50 लोग तक का, जान पहचान वालों का कंट्रीब्यूशन है तो प्राइवेट, बाहरियों का भी है तो पब्लिक। और मेरे को यहां पे एक स्पेशल नेम से पुकारा जाएगा। आई विल बी कॉल्ड एज DPG। आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट आई विल बी कॉल्ड एज? DPG, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। प्लीज रिपीट, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। क्यों प्रमोटर? क्योंकि भाई मेरे खानदान, मैंने खुद कंपनी को प्रमोट किया, मेरे पापा ने, दादाजी ने। हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो हमारी फैमिली ही डोमिनेट करेगी, हम ही डोमिनेट करेंगे, हमारे लोग डोमिनेट करेंगे। DPG, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। तो रिलायंस के शेयर आपके पापा के पास हैं, टाटा के शेयर्स हैं आपके पापा के पास, विप्रो के शेयर्स हैं, बट जितना पैसा इंडिविजुअली रिलायंस में मुकेश अंबानी जी एंड फैमिली ने लगाया है, उतना आपके पापा ने नहीं लगाया। तो मुकेश अंबानी जी DPG हो गए। जितना पैसा अजीम प्रेम जी ने विप्रो में लगाया है, उतना आपके पापा ने नहीं लगाया, तो अजीम प्रेम जी क्या हो गए? DPG, दैट इज डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप हो गए। समझ में आ गई बातें बच्चों? पक्का? चलिए, तो अब मान लेते हैं कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लेटस से 100 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन है। कितने करोड़ का बच्चों? सर कैसे आया ये? 100 लोगों ने, सॉरी, इंडिया के 10 करोड़ लोगों ने हमारे बिजनेस को 10-10 रुपए दे दिया। क्या बच्चों 10 रुपए कोई बहुत बड़ी
रकम होती है? नो। तो ये जो 100 करोड़ है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट सबको पता होगा कैपिटल का मतलब क्या होता है। टोटल कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस हाउ मच चिल्ड्रन? 100 करोड़ रुपए। और इस 100 करोड़ को 10-10 रुपए के आपने टुकड़ों में बांट दिया, और ये टुकड़े कितने लोगों ने खरीदे बच्चों? 10 करोड़ पीपल इन्वेस्टिंग ₹10 ईच। तो टोटल कितना हो जाता है मैथ्स के हिसाब से? 100 करोड़। सबको ये 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया? अब ये आइडिया मैंने फ्लोट किया पब्लिक के बीच में, और पब्लिक को एक कागज का टुकड़ा दे दिया कि भाई आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, ये है मेरा बिजनेस प्लान। गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट बहुत बढ़िया प्लान है। पैसा डूबने के चांसेस नेग्लिजिबल होंगे, ऐसा ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक पैसा लगाएगी नहीं। और अपनी सारी डिटेल पब्लिक को हम बताएंगे, हु वी आर, क्या बिजनेस करेंगे, कितना पैसा पब्लिक से लेंगे, किस चीज का बिजनेस कहां पे सेटअप होगा, क्या ब्रांच होगी, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ, अपना सब कुछ हम आपको बता देंगे। बायोडेटा टाइप। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रोस्पेक्टस। उसके अंदर हमारा पूरा बिजनेस प्लान आपको मिल जाएगा। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? प्रश्न ये उठता है, सर करेंगे क्या 100 करोड़ रुपए से? 100 करोड़ रुपए में मैंने सोचा कि एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग का। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? भाई आजकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जमाना बढ़ रहा है, तो सोचा ट्रांसपॉन्डर्स, चिप्स, सिग्नलिंग डिवाइसेस, गॉट इट क्लियर, ल्यूनर व्हीकल्स। ल्यूनर व्हीकल जानते हैं ना, ये जो स्पेस शिप्स, रोवर्स वगैरह यूज होते हैं, ये तो आने वाले टाइम में ल्यूनर इकोनॉमी का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। 2040 तक समझ लीजिए $42 बिलियन से बड़ी की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो हमने सोचा हम इसी चीज का बिजनेस करेंगे। बहुत बड़े एरिया में हमने फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर दी और 40 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीद लिया, 30 करोड़ वहां पे कंट्रीब्यूट कर दिया। रॉ मटेरियल वगैरह खरीद लिया, 8 करोड़ रुपए वहां पे कंट्रीब्यूट किया। और बाकी एक्सपेंसेस वगैरह पे करने के लिए 40 + 30 70 + 8 78 एंड 12 कितना होता है चलन? मैथ्स नहीं आती बच्चों को भाई? 90। और बाकी अपने पास मिसलेनियस रीजंस के लिए 10 करोड़ रुपए बचा के रखा हुआ है। शुड आई क्लियर दिस? 51% मोर एंड कॉपी कर लिया होगा। चलिए, तो ये था मेरा बिजनेस प्लान। ल्यूनर इकोनॉमी को इंप्रूव करने की हरकतें हर गवर्नमेंट की हो रही हैं, धरती पे जगह कम पड़ती जा रही है बच्चों, तो हमने सोचा इसी चीज का बिजनेस सेटअप कर दें। और हमने इतने पैसे बिजनेस में पब्लिक के लगवाए। बहुत फायदा नजर आया अमेरिकन को, रशियंस को। उन्होंने हमें ऑर्डर्स देने स्टार्ट किए, भाई हमारे लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना दीजिए, क्योंकि हमारे तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अमेरिका कह रहा है हम दूसरे देशों को ऑलरेडी लड़वा रहे हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे लिए काम कर दीजिए। बहुत ऑर्डर्स मिले, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये जो 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था, देखते ही देखते बच्चों, आफ्टर 1 ईयर ये हो गया 130 करोड़ रुपए। तो जरा मैथ्स थोड़ी सी इस्तेमाल कर ली जाए। 100 और 130 में कितने का डिफरेंस है बच्चों? 30 करोड़ का। दिस 30 करोड़ रुपी इज कॉल्ड एज व्हाट इज नोन एज प्रॉफिट। मान लीजिए इस प्रॉफिट में 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे कर दिया। गॉट इट क्लियर? तो हमारे पास अभी भी कितने पैसे बचे हैं? 20 करोड़। 20 करोड़ रुपए में मैं सोच रहा हूं कि भाई मेरी फैमिली ने भी इसमें बहुत पैसा लगाया था बिजनेस में, और पब्लिक ने भी पैसा लगाया था। हमारी फैमिली का कंट्रीब्यूशन लेटस से 30% था, तो 6 करोड़ रुपए तो हम अपने घर ले गए, और बाकी कितना बचा चलन? 14 करोड़। इस 14 करोड़ रुपए के साथ क्या किया जाए? द आंसर वुड बी इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among those who contributed. I repeat children, among those who contributed. ये कितने लोग थे जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया था? ये थे 10 करोड़ लोग। तो बच्चों अगर 14 करोड़ रुपए 10 करोड़ लोगों में बट जाएगा, तो एक इंसान को लगभग ₹1.40 मिलेगा। खोपड़े में बात गई?
people contributed 10 rupee each and we are giving them 1.40. सिंपल मैथ्स अप्लाई करते हैं, 1 रुपए 40 पैसे की कमाई 10 रुपए कंट्रीब्यूट करके टर्न्स आउट टू बी व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन? 14%। देता है बच्चों दुनिया का कोई भी बैंक 14% का इंटरेस्ट? नो। तो लोगों को लगा ये तो बढ़िया है, कौन सा अंडा देने वाली मुर्गी है ये? कौन सा अंडा देने वाली मुर्गी है? अच्छा चलिए आपको कलर दिखाता हूं, शायद आप बता दें। अब बताइए। अच्छा अभी भी नहीं बता पा रहे, अब तो बता ही देंगे। कौन सा अंडा देने वाली मुर्गी है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। केबीसी में 1000 का क्वेश्चन यही तो आता है ना, डैश अंडा देने वाली मुर्गी सोने का। समझ में आ गया? तो 14% का रिटर्न मिल रहा है। दीज पीपल वर वेरी 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 हैप्पी। तो इन लोगों को क्या बोला जाएगा? इनके कंट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा? 1 रुपए 40 पैसे को क्या बोला जाएगा? इन लोगों को बोला जाएगा शेयर होल्डर, बिकॉज दे होल्ड अ शेयर ऑफ ₹10 इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये जो 10 रुपए आपको नजर आ रहा है बच्चों, दिस इज नोन एज अ शेयर। और ये जो 1 रुपए 40 पैसा डिवाइड करके सब लोगों को मिला, दिस इज नोन एज डिविडेंड। और बच्चों ये जो 100 करोड़ रुपए लोगों ने कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, दिस इज नोन एज शेयर कैपिटल। सो दीज धमाकेदार वर्ड्स आर वेल अंडरस्टूड। क्यों सर शेयर कैपिटल बोलते हैं? बिकॉज बच्चों इट इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय वन, रादर इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेनी। कैपिटल इज शेयर्ड, कैपिटल इज शेयर्ड। एक छोटे हिस्से को बोलते हैं शेयर, उन लोगों को बोलते हैं शेयर होल्डर। और प्रॉफिट में जो डिवाइडेड हिस्सा मिलता है दैट इज नोन एज डिविडेंड। डिविडेंडो वर्ड सुना होगा, जिससे डिविजन डिराइव किया गया है, तो वहीं से डिविडेंड भी आया है बच्चों। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? इस पे कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, फिर इसके आगे मैं चलता हूं। एंड चिल्ड्रन एक कंटेंट आई वांट कि आप सब लिख लें एट द टॉप, प्राइमरी मार्केट। जब कोई भी कंपनी पब्लिक को अपने शेयर सेल करती है तो उस बाजार को एक नाम दे दिया जाता है, एंड दैट नेम इज प्राइमरी मार्केट। सो बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है FESM लिमिटेड, इन्होंने 14% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। अब ये बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी, क्योंकि जब ये FESM लिमिटेड लोगों से कह रहे थे जस्ट कंट्रीब्यूट 10 रुपीज विद अस, लोगों को लगा पता नहीं बेकार घटिया सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, पता नहीं सो कॉल्ड रिटर्न्स दे पाए ना दे पाए, वाई टू कंट्रीब्यूट। लोग डरे सहमे थे और कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। आफ्टर 1 ईयर जब पब्लिक को पता लगा ये तो बहुत बढ़िया अफेयर था, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। अब कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कौन है सर वो लोग? कहां से आते हैं वो लोग? ये हैं बच्चों वो लोग जो मकड़ी की तरह आपको नजर आ रहे हैं, और सो कॉल्ड ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा। अब ये लोग इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, बट ये जो FESM लिमिटेड है अब ये रंग दिखा रहा है। ये कह रहा है नहीं नहीं भाई, हमें तो 100 करोड़ चाहिए था, हमें 100 करोड़ मिल गया, अब हमें और पैसे की जरूरत नहीं है। बट जिन लोगों ने 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट किया था इन द नेम ऑफ शेयर, दे आर वेरी हैप्पी। उनको कितना रिटर्न मिल रहा है? 14%। ये लोग भी कमाना चाहते हैं 14%, बट इनके पास तो शेयर है ही नहीं। तो क्या ये लोग 14% कमा पाएंगे बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे? ये लोग बेसिकली पकड़ेंगे उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, और उनसे कहेंगे कि हमको ये शेयर बेचोगे क्या? ये कह रहे हैं भाई बेचोगे, सोच विचार में पड़ गए, मेरे पास आए, सर ऐसा हमें ऑफर दिया जा रहा है। तो मैंने पूछा भाई कैसा ऑफर दिया जा रहा है? कह रहे हैं सर हमने जो 10-10 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था ना,
हमको 1 रुपए 40 पैसे उस पर मिल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि हमको बेच दो। तो जब ये लोग इन्हें ये कागज का टुकड़ा जिसे आप शेयर बोल रहे थे बेच देंगे बच्चों, तो क्या पुराने लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। किसे मिलेंगे? नए लोगों को। तो इन्होंने कहा ठीक है बेचेंगे तो, बट एक शर्त है हमारी, हम सो कॉल्ड ये 10 रुपए का शेयर कम से कम 25 रुपए में बेचेंगे। हैं? इतना ज्यादा पैसा क्यों मांग रहे हैं भाई? डिमांड एंड सप्लाई। बिकॉज दीज पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपील कि अगले 15-20 साल तक कम से कम हर साल 1 रुपए 40 पैसे 1 रुपए 40 पैसे 1 रुपए 40 पैसे मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई 10 साल तक भी अगर हम 1 रुपए 40 पैसे मिले तो 14 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस 10 हमने लगाए हुए हैं, तो भाई 24 रुपए तो हमारा बनता है। 1 रुपए और जोड़ लिया, ऐसे ही मन कर गया। तो 25 रुपए से कम में हम आपको ये नहीं देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, दे आर रेडी टू बाय एट व्हाट प्राइस? 25। तो ये लोग 25 रुपए में बाय करने को तैयार हो गए और ये लोग 25 रुपए में सेल करने को। बट यहां पे ये जो बॉक्स मैंने बनाया है बच्चों, ये बॉक्स बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन है। किसी जमाने में बैनियन ट्री के नीचे खड़े होके लोग ऐसी सौदेबाजी किया करते थे। उस समय काफी गड़बड़ियां भी होती थी, कुछ लोग प्रॉमिस करने के बाद भाग जाया करते थे। तो अब लोग भागे ना, बेचने वाले को नुकसान ना हो, तो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दिए वेयर existing people, I repeat children, I repeat, where existing, आप बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स एंड न्यू इन्वेस्टर्स मीट अप, एग्जीक्यूट अ डील, कितने में बाइंग और सेलिंग होगी, और अल्टीमेटली इस बात को अंजाम देते थे। और इस इंस्टीट्यूशन को हम बोलते थे व्हाट इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते थे? स्टॉक एक्सचेंज। गॉट इट क्लियर? तो ये लोग बेचने आएंगे अपना शेयर और ये नए लोग इसी को क्या करेंगे? खरीदेंगे। गॉट इट क्लियर? इस प्लेस को क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया का सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज था चिल्ड्रन, दैट वाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी बातें मैं आपको थोड़ी देर में भी और भी बताऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये बात सबको समझ में आ गई कि जब कंपनी पहले लोगों को शेयर बेचेगी, जब कंपनी अच्छे रिटर्न्स देगी, तो मार्केट में दूसरे लोग आएंगे और उस चीज को खरीदने की चाहत क्रिएट करेंगे। वो अपनी चाहत को कहां पे फुलफिल कर पाएंगे? इन एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। एंड दिस in the language of finance is known as secondary market। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी मार्केट। सर वाई सेकेंडरी? क्योंकि इसको प्राइमरी बोलते हैं। बिल्कुल आप यही बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी लोगों को शेयर देती है तो पैसे पब्लिक की जेब से कंपनी के पास जाते हैं और शेयर कंपनी के पास से पब्लिक के पास जाता है। दैट मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्या बोलते हैं इस बाजार को? प्राइमरी मार्केट। जब बाजार में इच्छा शक्ति जागती है, अरे ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, चलो हम भी यहां इन्वेस्ट करें, बट भाई अब तो कंपनी को पैसे चाहिए नहीं, तो अब ये वही गाड़ी है जो फैक्ट्री से बननी बंद हो गई। आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाके इसको खरीद सकते हैं। डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस विल गो अप, डिमांड कम होगी, प्राइस विल गो डाउन। तो जब पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे लूनर मिशंस कैंसिल कर दिए अगले 4 साल तक, क्यों? वॉर हो गई। आई रिपीट चिल्ड्रन, वॉर हो गई। तो हमारी बिजनेस अच्छा चलेगा या गड़बड़ चलेगा? गड़बड़, एकदम बेकार। 1.4 तो छोड़िए, हम पॉइंट भी नहीं दे पाएंगे लोगों को। तब जो हमारे इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स थे, दे विल फील हैप्पी और सैड चिल्ड्रन, सैड। तब बेचने वाले लोग ज्यादा होंगे बाजार में और इस तरीके के खरीदने वाले बहुत कम। तो ये जो 10 रुपए का सामान आप 25 में बेच रहे थे, ये हो सकता है 2 रुपए में बिके। इट इज ऑल गवर्न्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। गॉट इट? तो जब आपके पास किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम शेयर बोलते हैं, बाजार में बाकी लोग आपसे खरीदना चाहते हैं और वो बहुत ज्यादा होते हैं, डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस गिर जाता है। कल सवेरे न्यूज आ जाए रिलायंस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ
150 करोड़ की डील साइन की। क्या डील साइन की? वर्ल्ड वाइड जितने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज होंगे, हर जगह रिलायंस कम्युनिकेशन अपना फाइबर नेटवर्क देगा उनको। तो रिलायंस का बिजनेस ज्यादा होगा, बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा बच्चों, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोगों को डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। ये उम्मीद आज मैं लगा के बैठ गया, बहुत स्ट्रांग अपील है कि ऐसा होगा। मैं कल मॉर्निंग में जाऊंगा एक जगह पे, क्या बोलते हैं उस जगह को, स्टॉक एक्सचेंज, और लोगों से कहूंगा भाई रिलायंस का जो शेयर तुम्हारे पास है मेरे को दोगे क्या? भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो आपके पास भी तो है। आप कहेंगे 70 में खरीदा था, बिजनेस तो इनका बढ़िया है ही है, कम से कम 10-10 रुपए डिविडेंड अगले 5 साल तो मिलेगा ही मिलेगा। 5 साल में 50 रुपए तो डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट में हिस्सा। 70 तो हमने लगाया था, व्हाट इज 70 + 50 चिल्ड्रन? 120। 125 में खरीदना तो बात करिए, तो ठीक है भैया ले लो, 125 रुपए मैंने आपको दिया, आपसे शेयर ले लिया। अब आपको लगेगा सर आपने बहुत महंगा खरीदा, ना 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 ना, मेरे अंदर क्या अपील है, स्टडी है। आप सोच रहे हैं कंपनी 10-10 रुपए डिविडेंड देगी, मैं सोच रहा हूं हर साल 100-100 रुपए डिविडेंड मिलेगा। ये सोचते हुए मैंने खरीद लिया। तो जब हमारे अंदर स्ट्रांग अपील होती है कि कल को हमें और एडवांटेज होगा, आपके अंदर अपील होती है कि डिसएडवांटेज होगा, तो आप सस्ते में बेचोगे, हम महंगे में खरीद लेंगे। ये सब तो बात की स्टोरी है, बट ये काम जहां पे होता है बच्चों, उस जगह को क्या बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इट्स अ स्टॉक एक्सचेंज। एंड क्या खरीदा बेचा जाता है वहां पे? शेयर जैसी सिक्योरिटीज, और भी होती हैं, अभी आप शेयर पे रेस्ट्रिक्ट करिए अपने कॉन्सेप्ट को। गॉट इट क्लियर? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज अ शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, कंफर्म। अब यहाँ पे अगर आपने गुरु मूवी देखी हो बच्चों, तो वहां पे अभिषेक बच्चन जाता है ना कि मेरे को भी पार्टिसिपेट कराओ इस बिजनेस में। तो स्टार्टिंग में ये बिजनेस कुछ लोगों के सो कॉल्ड आपस के भाईचारे के व्यवहार पे ही चलता था। वो लोग चाहते नहीं थे कोई बाहर से लोग आए, क्यों? भाई बिजनेस में जब कॉम्पिटिटर आ जाता है तो क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को लगा कि नहीं, इस बिजनेस को पब्लिक डोमेन के अंदर लाया जाए, पब्लिक को इसके बारे में समझ दी जाए। तब जाके हमारे देश में तो बहुत लेट, फॉरेन कंट्रीज में तो क्लास 2 में फाइनेंशियल लिटरेसी स्टार्ट होता है। तो हमारे यहाँ चिल्ड्रन 2007-8 में बच्चों तक ये ज्ञान लेके आया गया। गॉट इट क्लियर? और मुंबई में सबसे पहले 16 ब्रोकर्स थे। देयर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब में शेयर करूंगा आपको। 16 ब्रोकर्स थे, स्टॉक ब्रोकर्स जिनको बोलते हैं। सर अब ये कौन होते हैं? शादी कराने के लिए बच्चों हिंदू धर्म में क्या चाहिए? पंडित जी चाहिए। इस्लाम में मौलवी साहब चाहिए, क्रिश्चियंस में प्रीस्ट, और सिखों में ज्ञानी जी चाहिए। तो वैसे ही ये जो सेलर और बायर जब इंटरैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक पंडित होगा। जैसे कोर्ट में केस लड़ने के लिए भी आपको एक पंडित चाहिए, दैट पंडित इज अ लॉयर और एडवोकेट। तो वैसे यहां पे भी एक पंडित होता है, काफी पढ़ा लिखा, जिसे आप क्या बोलते हैं? ब्रोकर। क्या बोलते हैं? ब्रोकर। हु एग्जीक्यूट्स द डील, क्योंकि तरीका उसे पता है। सर हम भी ब्रोकर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देर आर सर्टन एग्जामिनेशन, उसको पास करके यू आर एबल टू बिकम अ ब्रोकर। और सर बिना एग्जाम पास किए हम बाय सेल नहीं कर सकते? नहीं, बाय सेल कर सकते हैं, किसी के थ्रू करेंगे, डायरेक्टली आप बाइंग सेलिंग नहीं करवा सकते। समझ में आ गया? आपको पता है शादी कैसे होती है, क्या खाने पीने का सामान होता है, सब कुछ पता है। आप इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, बट आप पंडित की तरह मंत्र नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको संस्कृत आती नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है धर्म ग्रंथों का। ओके? तो ब्रोकर बनने के लिए देयर इज एन एग्जामिनेशन सिस्टम इन द कंट्री। धीरे धीरे आपको सारा ज्ञान दिया जाएगा, परेशान मत होइए। तो शेयर वर्ड समझ में आ गया, स्टॉक एक्सचेंज में क्या काम होता है ये भी समझ में आ गया। तो स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का अमेजोन है, मान लीजिए बच्चों। आई एम द सेलर प्रोड्यूसिंग चारपाई, एंड यू आर अ बायर जिसको अपने ढाबे के लिए चारपाई चाहिए। तो आप अमेजोन में मेरे जैसे सेलर से चारपाई खरीद लोगे। तो अमेजोन कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज। आई एम द सेलर ऑफ चारपाई एंड यू आर द बायर ऑफ चारपाई। और सर ब्रोकर कौन होगा? ब्रोकर सो कॉल्ड अमेजोन का वो नौकर होगा जो कंप्यूटर में पट 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 करके आपका ऑर्डर कंफर्म करेगा, पेमेंट लेगा, दिलवाएगा, एंड ऑल दैट। ओके? तो वो सब स्टोरी लंबी है थोड़ी, वो एक लेक्चर में सब कुछ नहीं होने वाला, वो आगे वाले लेक्चर्स में होगा। तो लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की कहानी क्लियर हो गई। तो व्हेन कंपनीज एंड शेयर होल्डर्स आर इन्वॉल्व, इट इज प्राइमरी मार्केट। But when existing investors and new investors are involved, it is secondary market, जिससे आप स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, सिक्योरिटीज मार्केट इन नामों से जानते हो। तो अगर बच्चों ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज ही ना होती इंडिया में या दुनिया में, क्या शेयर जैसा कुछ होता?
शेयर ना होता तो स्टॉक मार्केट भी ना होती। तो इंडिया में ये काम वे बैक ब्रिटिशर्स के आने के आसपास चालू हुआ, क्योंकि उसके पहले तो हमारे देश में जॉइंट स्टॉक कंपनी थी नहीं, हम तो वो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की तरह चलते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो पहली कंपनी इंडिया में थी जिसके शेयर्स हुए। उसके पहले तो कंपनी नहीं थी तो शेयर कहां से होगा। उसके पहले भी इस तरह की ट्रेडिंग होती थी, बट वो शेयर्स की नहीं, किसी और चीज की होती थी। व्हाट इज दैट, वो भी हम पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। ओके, तो उसके बाद ये जो 16 लोग थे, इनको बोला गया कि भाई आपकी हरकतें बड़ी चीटिंग और बेईमानी टाइप की होती हैं। तो गवर्नमेंट ने इन लोगों के इंस्टीट्यूशन को फ्रॉड डिक्लेयर किया, खत्म किया, और एक प्रॉपर सेटअप अरेंज किया इन द नेम ऑफ व्हाट इज नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चिल्ड्रन, लगभग 90s तक ये बात आ गई गवर्नमेंट को समझ में, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये जो बिचौलिए जिनको ब्रोकर हम बोलते हैं ना, ये भी काफी धांधलेबाजी करते थे। ये सो कॉल्ड लोगों को गलत न्यूज देते थे, अपने फायदे की बात करते थे। मूवीज लाइक बिग बुल एंड स्कैम में आपने देखा होगा। तो गवर्नमेंट ने कमेटी बैठाई, जिस कमेटी को बोला गया कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम कंट्री में लेके आइए कि किसी के साथ चीटिंग ना हो। जैसे पहले रेलवे रिजर्वेशन में काफी धांधलेबाजी होती थी, फिर ऐसा डायनेमिक सॉफ्टवेयर बना दिया गया कि सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट हो गई। अब रेलवे टिकटिंग काउंटर पे जो एजेंट बैठा है, रेलवे एम्प्लॉय, वो किसी को चीट नहीं कर सकता। पहले इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके पास थी किस ट्रेन में कितनी टिकट है, अब इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन पे आ गई है। तो वैसे ही ये सारी चीजें जब हुई तो 1992 में इंडिया में एक नया स्टॉक एक्सचेंज खोला गया, जिसका नाम रखा गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट कर दिया। पहले सारी बाइंग सेलिंग की हरकतें बच्चों ऑफलाइन होती थी। ब्रोकर्स भयंकर बेईमानी करते थे। सर कैसी बेईमानी करते थे, एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे लोग? मान लीजिए मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर हूं एंड आई एम इन लखनऊ। उस समय जो शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती थी वो मुंबई में होती थी, दूसरे शहरों में नहीं होती थी। ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि इंटरनेट ही प्रेवेलेंट नहीं था उस जमाने में। तो ये मैं 92 के पहले की बात बता रहा हूं, व्हेन इंटरनेट जैसा लोगों ने कुछ सुना भी नहीं था शायद। ओके, आप मेरे ऑफिस में आते हैं और कहते हैं हमें रिलायंस का शेयर खरीदना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने फोन कॉल लगाया, ब्रोकर हु सिटिंग इन मुंबई, ब्रोकर हु सिटिंग इन मुंबई, भाई रिलायंस का शेयर है। अब रिलायंस का शेयर स्टॉक मार्केट में 22 रुपए में बिक रहा है। कितने में? कुछ शेयर होल्डर्स 22 रुपए में इसको बेचने को तैयार हैं। वो चतुर सिंह हमको कितना बताते हैं, मार्केट में बहुत तेजी चल रही है, बहुत मुश्किल से हमें 30 में दिलवा देंगे। 22 का कितना किया? 30। मैं उससे बड़ा कलाकार निकल गया, 43 रुपीज में मिलेगा, कहो तो खरीद लें। आपने कहा अरे कुछ देख लीजिए, अच्छा रुकिए फिर फोन मिलाते हैं। फोन तो मिलाया नहीं, फेक बोल दिया है, भाव बढ़ गया क्या, अब 45 में मिलेगा। तो आपसे हमने 45 रुपए लिए और मुंबई में उस पर्सन को कितने पैसे दिए? 30 रुपए। और उस ब्रोकर ने जिससे खरीदा उस शेयर होल्डर को कितना पैसा दिया? 22 रुपए। तो एक तरह से देखा जाए यू पे डबल द मनी एक्चुअली। एक तरह से आपने 2 गुना पैसा दिया। रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग होती थी। राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा आपने, इंडिया के वॉरेन बफेट है, ये उसी जमाने के ब्रोकर थे बच्चों। और आज जितने ब्रोकर्स इंडिया में फल फूल रहे हैं ये इसी जमाने के। भयंकर प्रॉफिट कमाते थे, भयंकर, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं होता था, ज्ञान ही नहीं था। जो सुन लिया, सर हम फोन से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपके पास फोन नंबर है ही नहीं, मैं आपको दूंगा नहीं फोन नंबर। तो जब देखा गया कि इतनी धांधलेबाजी हो रही है, एग्जैक्टली लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के आने से पहले क्या होता था, भाई मोबाइल फोन की एमआरपी 11,999 रुपए है, शॉपकीपर आपको 11,500 का देगा तो आप 11,500 में खरीद लोगे। ये तो जब अमेजॉन आया तब पता लगा, अरे 9,500 का 500 का गिफ्ट कूपन भी है। तो हम बाजार जाके शॉपकीपर को बोलते हैं ना कि तुम महंगा क्यों दे रहे हो। तो सारे शॉपकीपर्स इंडिया में जितनी लुटैया थी बिजनेसमैन की, वो उस दिन से खत्म हो गई जब से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट चले आए। लोग इस पे रेट चेक करते हैं और मार्केट में जाके सामान खरीदते हैं। समझ में आ गया? तो ब्रोकर भी यही काम करते थे। तो जब ये धांधलेबाजी हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में सेटअप करा दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सारी की सारी स्टॉक ट्रेडिंग मैनुअल से कंप्यूटर स्क्रीन पे चली आई। कंप्यूटर पे शेयर का रेट डिस्प्ले होने लग गया 22 रुपए। अब जब आप ब्रोकर के ऑफिस में जाते हैं, आपको सामने 22 रुपए रेट नजर आ रहा है, क्या ब्रोकर आपको चीट कर पाएगा? नो, चीट नहीं कर पाएगा। तो सर ऐसे तो ब्रोकर्स की कमाई कम हो गई? नहीं, कमाई नहीं कम हो गई। पहले इक्का दुक्का लोग ही शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे, अब करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले वॉल्यूम कम था, मार्जिन ज्यादा था, अब वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, मार्जिन कम हो गया।
तो पहले मैं दिन भर में 2 पीस बेचता था, आज मैं 200 पीस बेच रहा हूं। पहले मैं 2 पीस पे 100 रुपए कमाता था, आज 200 पीस पे मैं 2 रुपए कमा रहा हूं, तो ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों को समझ में आया कि भाई ये तो एक कदम आगे चले गए, फिर उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज किया। और हर स्टेट के अंदर बच्चों हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, बट टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, इतनी फास्ट हो गई, हमारे अंकल ने, ताऊ जी ने, जिनका नाम था, ये कौन है सर, जैसे आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल करता है, सेबी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, इन्होंने प्रेम पत्र जारी कर दिया, भाई आप अपने आप को 100% इंटरनेट सेवी करिए, तब तो हम परमिशन देंगे स्टॉक एक्सचेंज चलाने की, वरना अपनी दुकान बंद कर दीजिए। तो इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने तो अपना सिस्टम अपग्रेड कर लिया, दे आर ऑन टू ऑनलाइन। बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस ये काम कर नहीं पाए और आज के आज सारे के सारे बंद हो गए। तो जो ज्यादा काम इंडिया में आज होता है बच्चों, हैं 3-4 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, बट काम यही 2 सबसे ज्यादा करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, चिल्ड्रन, इंडिया का नहीं, दुनिया का पहला, जहां पे इंटरनेट से स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। उसके पहले लोग जानते ही नहीं थे कि स्टॉक ट्रेडिंग इंटरनेट से होती कैसे है। इवन यूएस वगैरह बाद में आए। पुराने जमाने का जो 16 ब्रोकर वाला मैंने एग्जांपल दिया, उस जमाने में जब लोग शेयर्स खरीदा बेचा करते थे ना बच्चों, 25 से 30 दिन लगते थे, आप पैसा दीजिए शेयर आने में। सिस्टम थोड़ा सा फास्ट हुआ, द साइकिल रिड्यूस्ड डाउन टू 14 डेज, और सिस्टम फास्ट हुआ, 5 दिन के अंदर हिसाब किताब सेटल होने लग गया। और कम्युनिकेशन फास्ट हुआ, सिस्टम रैम डाउन टू 2 डेज, और अब आप आज पैसा दीजिए, शेयर्स का ऑर्डर लिखवाइए, कल आपको मिल जाएगा। ये वर्ल्ड में 2 कंट्रीज में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। चाइना वाज द फर्स्ट, वी वर द सेकंड। यूएस अभी कुछ लाया है, पूरी तरह से नहीं हो पाया इसके ऊपर। गॉट इट क्लियर? तो आपको जान के बहुत खुशी होनी चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट में इंडिया बहुत आगे है। और सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ सामान खरीदने के बायर और बेचने वाले सेलर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कंपनी सबसे ज्यादा है, बिजनेस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे सबसे ज्यादा ही होगा। गॉट इट? समझ में आ गया बच्चों शेयर क्या होता है? तो वाज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? बहुत भयंकर इसको समझना? बिल्कुल भी नहीं, थिंग्स आर वेरी सिंपल। सिर्फ कुछ लोगों ने मार्केट को मोनोपोलाइज करने के लिए चीजों को बड़ा डिफिकल्ट बना के रखा हुआ है। गॉट इट? तो स्टॉक एक्सचेंज समझ में आ गया क्या होता है? चलिए इसको अपडेट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब ये चालू होता है व्हाट इज कॉल्ड एज स्टॉकिंग द स्टॉक्स। ये एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी बच्चों, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की बिल्डिंग। अच्छा, अब कंपनीज की बात चली है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ऑल्सो अ चिल्ड्रन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यहां पे सर कंट्रीब्यूशन किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बड़े बड़े बैंक्स का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इट्स अ पब्लिक कंपनी, इट्स अ पब्लिक कंपनी। ये एक आपको सांड नजर आ रहा है, इसके सींग निकले और इसके नहीं निकले, इसको बोलते हैं बुल, और इसको बोलते हैं बेर। बियर नहीं बोलते, बेर बोलते हैं। बुल और बेर क्या होता है? जब बाजार बढ़ते हैं इसको बुल साइन बोलते हैं, और जब बाजार गिरते हैं तो इसको बेर साइन बोलते हैं। क्या मतलब होता है इनका, आप पढ़ेंगे परेशान हो तो। ये हिंदी में इसको तेजी वाला या तेजड़िया, और बेर को मंदी वाला या मंदड़िया बोलते हैं। वो देखी होगी आपने मूवी स्कैम 92। पहले थोड़ा टफ होता था बच्चों को समझाना, जब से बॉलीवुड में 2-3 मूवीज बन गई है ना, बच्चे 50-60% ज्ञान पहले से लेके चले आते हैं। तो इंडियन सिनेमा जो है ये इस बात में बड़ा फेमस है कि काफी ज्ञानवर्धन करता है। आपने देखी होगी बिग बुल मूवी और वो स्कैम, ऐसी एक बाजार आई थी, सैफ अली खान, अलग अलग थीम्स पे इन मूवी को बनाया गया था। डन चिल्ड्रन? तो बुल मार्केट में भी लोग कमाते हैं, बेयर में भी कमाते हैं। बाजार गिरती है तब भी लोग कमा लेते हैं, और बाजार बढ़ती है तब भी कमाते हैं। अभी बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे, परेशान मत होइए। गिरने में बेसिकली ज्यादा कमाते हैं, बढ़ने में कम कमाते हैं। बताएंगे बताएंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए, माय लास्ट डिपॉजिट समरी क्या थी भाई? बैंक अकाउंट अगर आप खोल लेंगे तो सेविंग्स कर पाएंगे, सेफ्टी होगी, जब चाहे पैसा निकाल लीजिए, और ढेर सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अभी रिसेंटली चिल्ड्रन मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। सर अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है बताएंगे थोड़ी देर में। डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाया। सर इससे क्या फायदा? भाई डिफेंस के ऑर्डर्स तो होंगे ही होंगे, इंडिया इतना बड़ा हब बनने जा रहा है। व्हाट इट क्लियर? तो ये एक नई इंडस्ट्री है,
18 साल से कम के हैं तब भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से तो बैंकिंग हैज बिकम वेरी 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 कन्वीनियंट। तो ये बिल्डिंग मैंने आपको बता दी, चलो कौन सी बिल्डिंग है ये, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट हैपेंस इनसाइड दिस बिल्डिंग, ये भी आपको बता दिया गया है। व्हाट डू द बुल एंड द बेयर हैव टू डू विद दिस? बुल इंडिकेट्स दैट द मार्केट्स आर राइजिंग एंड बेयर indicates, sorry मैंने उल्टा लिख दिया, sorry, bull indicates that the markets are rising and bear indicates that the markets are falling। लिख दीजिए इसको भी झटपट। इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे, और इस पे मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको आज। सबने राइजिंग फॉलिंग लिख लिया? चलिए, डेयर टू शेयर। आदि को एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसका नाम है मेसर्स यूनिसेफ टैटूज लिमिटेड। क्या करेंगे सर ये लोग? गली मोहल्ले दुकान खोलेंगे टैटू बनाने की, और क्या। 6 दोस्त मिल गए, आदि ने 400 रुपए इन्वेस्ट किया, और बाकी लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे? तो 400, 100, 100, 100, 100 एंड 100। आदि 1 2 3 4 5। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट? 900। दिस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? शेयर कैपिटल। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई कंपनी की? 900। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विटी भी बोलते हैं। व्हाई इक्विटी? बिकॉज पीपल विल बी हैविंग इक्वल वोटिंग राइट्स। जब डायरेक्टर का सिलेक्शन होगा सबको वोट देना पड़ेगा। व्हाट इट क्लियर? तो जितने आपके पास शेयर्स होंगे उतने आप वोट दोगे। आदि ने सोचा कि हम इसको 100 हिस्सों में बांट दें। तो 900 को जब आप 100 हिस्सों में बांट देंगे तो टोटल हिस्से कितने बन जाएंगे बच्चों आपके? 90,000 पीसेस बन जाएंगे। कितने पीसेस? 90,000 पीसेस। समझ में आ गया? तो अब अगर 100 इक्वल पार्ट में आप इसे बांट देते हैं तो एक पार्ट, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, एक कैलकुलेशन मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। टोटल कंट्रीब्यूशन इज ऑफ 900, और इसको आपने कितने हिस्सों में बांटा? 100 हिस्सों में। तो एक हिस्सा कितने रुपए का हो गया? 9 रुपी। ये जो 9 रुपी है, दिस वुड बी कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ अ शेयर। बट इस एग्जाम्पल में ये जो 10 रुपए लिखा है ये कहां से आया, ये मैं आपको समझा देता हूं। ये 10 रुपए ऐसे आया होगा, आदि वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ कंपनी विद 6 फ्रेंड्स। क्या लिखा है? विद। तो आदि के अलावा यहां पे कितने लोग हैं चिल्ड्रन? आदि के अलावा कितने लोग हैं? 6। सिंपल एज दैट। तो पहला ज्ञान आपको क्लियर हो गया कि आपको ध्यान बहुत देना होता है जब आप शेयर्स की पढ़ाई करते हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बच्चों? 1000। समझ में आ गई बात? गलती से सीख मिल गई। दिस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 100 पार्ट्स। तो 100 पार्ट्स में जब आप डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 10 रुपए। तो सो कॉल्ड टोटल आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, और इस 10 रुपए को आप क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। जैसे मेरे केस में अभी 100 करोड़ हिस्से, 100 करोड़ रुपए का 10 करोड़ था, डिट्टो लाइक दैट। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे ये बता दीजिए? 100। समझ में आ गया? और टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1000। तो आदि का शेयर इस कंपनी में कितना है चिल्ड्रन? 400 रुपीज का। तो परसेंटेज में कितना हो गया? 40%। और बाकी दोस्तों का शेयर कितना है? 60%। तो आदि कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। कल को प्रॉफिट होगा तो मेजॉरिटी पैसा किसको मिलेगा? आदि को मिलेगा। समझ गए? सो एज ईच ऑफ द 6 फ्रेंड्स पेज 100, ईच ऑफ देम गेट हाउ मेनी शेयर्स चिल्ड्रन? सबने 100 रुपए लगाए, तो सबको कितने कितने शेयर मिले होंगे? 10 शेयर्स ईच। और आदि के पास कितने हैं? 40। समझ में आ गया? तो 10 इंटू 6 इज 60 शेयर्स दोस्तों के पास और 40 आदि के पास। इन सारे लोगों को आप क्या बोलेंगे बच्चों? शेयर होल्डर। यूनिसेफ टैटूज कैरीज आउट ऑपरेशन फॉर अबाउट 1 ईयर एंड एवरीबडी एक्सपेक्ट्स द कंपनी टू डिक्लेयर सम प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। इस टोटल प्रॉफिट का पार्ट जो लोगों के बीच में डिवाइड होगा बच्चों,
उसे क्या बोला जाएगा? डिविडेंड बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब इनमें से एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? प्रथम। सबके पास 10 शेयर्स थे, तो प्रथम के पास भी कितने थे? 10। समझ में आ गया? अब प्रथम को चाहिए बाजार में पैसे। 100 रुपए तो बेचारे ने कॉन्ट्रीब्यूट ही किया था, तो ये चाहेगा कि इसको 100 से ज्यादा मिले, 100 से कम मिले, या 100 मिले बच्चों? 100 से ज्यादा। अष्टम इज विलिंग टू पे 12 रुपी, तो प्रथम अपने 10 शेयर्स अगर अष्टम को 12 रुपए में बेच दे, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर? 120। तो इससे बच्चों कितने रुपए का गेन हो गया? 20 रुपी का। इस गेन को इनकम टैक्स की भाषा में बोला जाता है कैपिटल गेन। और सर डिविडेंड को क्या बोला जाता है? इसको बच्चों टैक्सेशन की भाषा में बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्योंकि आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, इनकम टैक्स की भाषा में इनकम्स 5 तरीके की होती हैं। इफ यू आर इनटू सम जॉब, तो तनख्वाह को आप बोलते हैं व्हाट? सैलरी। अगर आपने अपना घर किराए पे दिया है किसी को रहने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं, तो उस प्रॉफिट को, उस किराए को, उस रेंटल इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने वो घर किसी को बिजनेस करने के लिए दे दिया, या आप खुद एक बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पे भी दुकान खोल के बैठे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। और अगर आप एक वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, फ्रीलांसर हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन बोलते हैं। और अगर आपने जायदाद बेच के पैसा कमाया, तो वो कैपिटल गेन। इसके अलावा सारी की सारी इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एप्पल वालों को पढ़ाया था, उन्होंने स्टोर का नाम रख दिया iOS। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये 5 तरीके की इनकम हिंदुस्तान में इनकम टैक्स के कानून के तहत है। तो अष्टम पेज रुपीज हाउ मच टू प्रथम चिल्ड्रन? 120। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब यहां पे जो कहानी प्रीमियम और डिस्काउंट की थोड़ी सी डिफरेंट है, ये इस स्टोरी से थोड़े हटके है। व्हाट इज दैट? ये हम अगले लेक्चर में टेकअप करेंगे। तो सबको कंपनी समझ में आ गया क्या होता है? तो वॉज इट वेरी 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 सुपर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? पक्का? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सबको समझ में आ गया? सबको ये समझ में आ गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर अलग चीज है और प्राइवेट कंपनी अलग चीज, पब्लिक सेक्टर अलग चीज और पब्लिक कंपनी अलग चीज। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।